डियर स्टूडेंट, आज हम अपने यूनिट का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, उसका बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। वाइब्रेशन क्या होता है? हम हर रोज हर वक्त इस वर्ड को यूज करते हैं, बट इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसेप्ट क्या है, किस पर्टिकुलर मोशन को मैं वाइब्रेशन बोलूंगा, किसको वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा, वो आज हम देखेंगे। तो आपके लिए एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो ये है कि एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेशन। ठीक है, एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज टर्म्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, सिंपली हम समझे कि जैसे ये फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रिंग से एक बॉब, जो आप 10th क्लास में करते थे, एक स्ट्रिंग है, एक बॉब है, बॉब को जैसे ही आप मोशन दोगे इस एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा, इसी को मैं वाइब्रेशन बोलूंगा। बट एक्चुअली में जब वाइब्रेशन को समझते हैं तो उसके लिए बहुत थोड़ा पीछे जाना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट से। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई है, बट इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मुझे मैकेनिकल के अलग अलग सब्जेक्ट से कुछ डेफिनेशंस लेनी होगी। उसके बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि वाइब्रेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है और उसके मेन कॉजेस क्या है वाइब्रेशन के। क्या हर मोशन को मैं वाइब्रेशन बोल सकता हूं? जैसे कि मैंने बोला कि माई बॉडी इज वाइब्रेटिंग अबाउट माई मीन एक्सिस, लाइक दिस इज वाइब्रेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाइब्रेशन, बट एवरी मोशन इज नॉट टर्म्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मैकेनिक्स की, क्योंकि ये सब चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में और इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने में यूज होगी। तो मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा था, मैकेनिक्स में रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने देखा था। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज है, ये आप पढ़ चुके हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट किसी एंगल पे ये जो फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट करते थे ताकि हमारे को जो हमारे एक्सिस है एक्स और वाई, उसके अकॉर्डिंग में उस पर्टिकुलर फोर्स को रिजॉल्व कर सकता हूं। तो इस फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया, तो थीटा हमें पता है जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, जो एंगल के अपोजिट वाला कंपोनेंट होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स से मुझे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पता होना चाहिए, क्योंकि फोर्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसको हम आगे देखेंगे। साथ में हम लोगों ने मोमेंट भी देखा था। ठीक है, किसी इस पर्टिकुलर फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फोर्स एंड दिस इज योर पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, तो दैट फोर्स इनटू दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज मोमेंट। ये भी हमें इस वाइब्रेशन में देखना है। फिर जैसे ही मैंने मैकेनिक्स पढ़ा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था दैट इज सोम। ठीक है, सोम था। सोम जैसा कि आपको पता है, एस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड एम रिप्रेजेंट्स मटेरियल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लिया, तो यहां से मुझे स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, मुझे मटेरियल पता होना है। हम पहले ये स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं। पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बोलते स्ट्रेंथ है, बट हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेस, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने जैसे ही लोड लगाया, ठीक है, क्या होगा, दैट लोड इज अपोज्ड बाय एन इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो लोड है ये इट इज अपोज्ड बाय एन इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि मटेरियल प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द रोल। ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर लोड लग रहा है कुछ एफ न्यूटन का। ठीक है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होगा विद इन द मटेरियल। दैट इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट टू द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्योंकि लोड इंक्रीज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और पर यूनिट एरिया के हिसाब से स्ट्रेसेस बदलेगी। बट देयर इज अ पॉइंट
कि उसके बाद भी अगर मैंने लोड लगाया है तो मटेरियल में चेंजेस आने लगेंगे, जो हमने शेप बनाया है वो शेप नहीं रहेगा। तो जो चेंजेस आने वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलेगी दैट इज द सिंगल वैल्यू, क्योंकि उसके बाद अगर मैंने लोड में थोड़ा भी इंक्रीज किया तो मटेरियल अपना शेप रिगेन और रिटेन नहीं कर पाएगा, वो ओरिजिनल मटेरियल नहीं रहेगा। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू मिलती है उसी को मैं स्ट्रेंथ बोलता हूं। आपने यील्ड स्ट्रेंथ देखी है और आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ देखिए, दो ही वैल्यूज हैं जिनको मैं स्ट्रेंथ बोलता हूं। बाकी सब जगह मैं क्या बोल रहा हूं, इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मैंने देखा मटेरियल, मटेरियल की मैंने दो प्रॉपर्टीज देखी, दैट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मटेरियल की। हर मटेरियल में इलास्टिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। मैं जैसे ही इस मटेरियल पे लोड लगा रहा हूं, जैसे ही लोड लगाया और मान लीजिए इसको मैंने इतना इलोंगेट कर दिया, जैसे ही इतना इलोंगेट किया अब मैं लोड को रिमूव कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने लोड रिमूव किया अगर ये ओरिजिनल शेप में वापस आ गया तो मैं बोलूंगा कि ये मटेरियल इलास्टिक लिमिट में है। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन रिगेन और रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल द लोड। ये डेफिनेशन है। बट दैट कंडीशन कि मैंने इसको पुल किया, यहां से फोर्स लगाया, इसमें चेंज आया, वो चेंज जो है वो जब तक मैं फोर्स हटाऊंगा नहीं वो वैसा ही रहेगा। जैसे ही मैंने फोर्स, आफ्टर रिमूवल द फोर्स द मटेरियल कैन रिगेन और रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। सो मैं बोलूंगा कि मटेरियल की इलास्टिक लिमिट में ही वो रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसकी लगाता गया, लोड लगाता गया, लोड लगाता गया, इसमें चेंज होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसके बाद उसमें से थोड़ा सा भी मैं लोड ऐड कर दूंगा तो मटेरियल का कोई ना कोई जो ग्रेन है, मॉलिक्यूल है, प्लेन है, कोई ना कोई प्लेन मॉलिक्यूल या ग्रेन है जो कि अपना ओरिजिनल शेप रिगेन नहीं कर पाए। सिंगल भी चलेगा। अगर नहीं कर पा रहा है तो मैं बोलूंगा कि मटेरियल अब अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करके प्लास्टिक स्टेट में पहुंच गया। तो प्लास्टिक स्टेट वो स्टेट होती है जहां पर मटेरियल का कोई ना कोई मॉलिक्यूल, ग्रेन, शेप वो अपना रिगेन नहीं कर पाता। तो दिस टू प्रॉपर्टीज जो कि मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पिक किया। ठीक है, अब स्ट्रेसेस टेंसाइल होती हैं, कंप्रेसिव होती हैं। फिर मैंने क्या किया, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैंने बार्स लिए थे, स्टैंडर्ड शेप्स लिए थे, बीम लिया, कॉलम लिया, ये सब कुछ लिया, देन मैंने इन पे स्ट्रेसेस इंड्यूस किए। बट जो स्टैंडर्ड शेप मैंने लिए, जरूरी थोड़ी ना है जो मैं मशीन बना रहा हूं उसमें वही स्टैंडर्ड शेप यूज हो। समटाइम्स मुझे कुछ अलग तरीके के शेप्स चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैं अगले यूनिट में, अगले सेमेस्टर में मैं सब्जेक्ट पे पहुंचा जो था आपका थ्योरी ऑफ मशीन। तो थ्योरी ऑफ मशीन में अब आपने क्या किया, आपने एक टर्म डिफाइन की, लिंक्स, दैट इज ऑफ एनी शेप। क्योंकि अब आप स्टैंडर्ड शेप पे तो स्ट्रेसेस निकाल चुके हैं, बट अब आपने कहा कि मुझे अलग अलग तरीके की शेप बनाना है, मुझे कनेक्टिंग रॉड बनाना है, मुझे क्रैंक बनाना है, मुझे पिस्टन बनाना है। तो इन सब चीजों को मैंने क्या बोला, मैंने इनको बोला लिंक्स। फिर इनको कंबाइंड किया तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स को मैंने बोल दिया मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बोला, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स एंड मैकेनिज्म को मैं क्या बोल रहा हूं, मशीन बोल रहा हूं। मैंने यहां पर उसको क्या बोल दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स एंड मैकेनिज्म, मशीन बोला। पर मशीन की डेफिनेशन अभी हमारी क्लियर नहीं हुई। थ्योरी ऑफ मशीन में मुझे सिर्फ पता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लिंक्स को मैं बोल रहा हूं मैकेनिज्म, जिसमें मैं एक तरफ कुछ मोशन दूंगा, दैट मोशन इज ट्रांसफर टू द अनदर लिंक। ठीक है, बाकी जितने भी कनेक्टेड लिंक्स होते हैं। अब थ्योरी ऑफ मशीन में जो मेरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां से मैं बात कर रहा हूं आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, तो आपने देखा था बाय डेफिनेशन दैट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म बाय लिंक इन 3D स्पेस। क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म बाय लिंक इन 3D स्पेस। जस्ट टेक दिस लिंक। ठीक है, इसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन क्या होंगे, दैट ये एक्स एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेट कर सकती है, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। दिस इज
translate upon about y-axis. This is rotate about y-axis. This is translate about z-axis, rotate about z-axis. So 3 translation, 3 rotation. तो एक लिंक के 3D स्पेस में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते थे और हम बोलते थे कि इन 6 में से जितने भी मैं कंस्ट्रेंट कर सकूं, फॉर एग्जांपल मैं उसके किसी एक डायरेक्शन के एक मोशन को रोक सकूं, ऐसे मोशंस को रोकने को तो 6 माइनस दैट कंस्ट्रेंट मोशन इज आल्सो योर डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो इन थ्योरी ऑफ मशीन जहां पर मैंने काइनेटिक्स पढ़ा है उसमें मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए. ठीक है, दीज ऑल टर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर वाइब्रेशन, टू डिफाइन वाइब्रेशन और टू अंडरस्टैंड वाइब्रेशन. डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलावा हमने एक और मेथड पढ़ा था, दैट इज आई सेंटर मेथड. इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे. तो ये 2 टर्म्स मुझे पता होनी चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन. नाउ अब मैं आगे बढ़ा तो मेरा जो नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीन. सो डायनामिक्स ऑफ मशीन, अभी वो थ्योरी ऑफ मशीन था या काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, सिर्फ मैं मोशन की स्टडी कर रहा था विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. अब मैं क्या कर रहा हूं डायनामिक्स ऑफ मशीन में, तो पहले तो मैं मशीन बोल रहा हूं और उसकी डायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, बहुत अच्छे. तो पहले तो मैं समझ लूं मशीन क्या है. तो जो मैकेनिज्म आपका है उसमें आप क्या कर रहे हो, एक लिंक को मोशन दे रहे हो और उसके आउटपुट को आप चेक कर रहे हो कि वो मोशन ट्रांसफर होके जो फाइनल मुझे किस लिंक पे मोशन मिल रहा है. बट इन डायनामिक्स ऑफ मशीन आप क्या कर रहे हो, कोई भी लिंक को आप एक डिजायर्ड इनपुट दे रहे हो, and when we give desired input and get desired output, that is known as your machine. तो जो मैकेनिज्म है अब मशीन हो जाएगा जब मैं उसके इनपुट पे एक डिजायर्ड इनपुट दूंगा एक तरफ और मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, डिजायर्ड आउटपुट. जैसे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म मैं थ्योरी ऑफ मशीन में बोल रहा हूँ. थ्योरी ऑफ मशीन में क्या बोल रहा हूँ, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. बट मैं डायनामिक्स ऑफ मशीन में उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं उसको इंजन बोल रहा हूँ. स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म को इंजन बोल रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अब मैं इंजन पे गैस प्रेशर दे रहा हूँ. तो जैसे ही वो पिस्टन पे गैस प्रेशर के कारण जो पिस्टन पे सपोर्ट लगेगा, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, दिस इज योर क्रैंक एंड दिस इज फिक्स्ड. ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट इज अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड एंड योर क्रैंक दैट इज फिक्स्ड. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पिस्टन के एंड पे गैस प्रेशर दे रहा हूं. तो ये जो गैस प्रेशर इस पिस्टन को प्रेस करेगा, ये पिस्टन को जो प्रेस करेगा तो पिस्टन का मोशन होगा, दैट इज ट्रांसफर टू कनेक्टिंग रॉड एंड दैट इज ट्रांसफर टू क्रैंक, और क्रैंक के बाद मुझे आउटपुट मिल जाएगा. तो व्हेन पिस्टन इज योर इनपुट एंड यू गेट द आउटपुट एट क्रैंक, दैट इज योर इंजन. यही हो रहा है ना, पिस्टन पे फ्यूल बर्न कर रहे हो और इंजन का आउटपुट निकाल रहे हो, दैट इज योर व्हील रोटेशन. इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद अगर मैं क्रैंक पे मोशन दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं और डिजायर्ड आउटपुट पिस्टन पे ले रहा हूं, दैट इज कंप्रेसर. सो मशीन यहां पर क्लियर हुआ. डायनामिक्स ऑफ मशीन में मैंने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज अनबैलेंसिंग. ठीक है, नाउ दैट अनबैलेंसिंग, तो अनबैलेंस इज ड्यू टू फोर्स. पूरे के पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिक्स में हमने एक ही चीज पढ़ी है कि जो रिजोल्यूशन होता है वो सिर्फ किसका होता है, फोर्स का होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता. तो जो फोर्स के कारण ही वहां पर अनबैलेंस होगा. जो मशीन अभी आप बना चुके हो, ये जो मशीन है ये अनबैलेंस्ड होगी अगर उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि बैलेंस नहीं होगा. तो यहां पर हमारे 2 टाइप के अनबैलेंसिंग हमने पढ़ी थी और जिसको मैं बैलेंसिंग बोलूंगा. तो अनबैलेंसिंग को पढ़ने के लिए मैंने बैलेंसिंग किया. ठीक है, तो बैलेंसिंग मैंने कैसे की, रोटरी बैलेंसिंग किया मैंने, रोटरी बैलेंसिंग और रेसिप्रोकेटिंग बैलेंसिंग. तो जब आप बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो रोटरी बैलेंसिंग है इसको आप थ्योरेटिकली बैलेंस कर सकते हैं. अगर कोई अनबैलेंस रोटेशन में है तो उसको आप थ्योरेटिकली बैलेंस कर सकते हैं, अच्छी बात है.
बट जो रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग अगर है कोई रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, जैसे कि आप टू व्हीलर चलाते हो, उसमें तो आप थियोरिटिकली भी बैलेंस नहीं कर सकते हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है मैंने। रोटरी इंजन कोई अगर है या रोटरी मशीन में या रोटेशन में कभी अनबैलेंसिंग आती है तो थियोरिटिकली यू कैन बैलेंस इट, बट प्रैक्टिकली वो भी पॉसिबल नहीं होता है, कोई ना कोई कंपोनेंट अनबैलेंस रहता है। बट जब मैं बात रेसिप्रोकेटिंग की कर रहा हूं, आपके इंजन की कर रहा हूं, तो उसको तो आप थियोरिटिकली भी बैलेंस नहीं कर सकते हो, यानी हमेशा अनबैलेंसिंग प्रेजेंट रहेगी। एंड जो अनबैलेंसिंग है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन, तो यानी मैं बात करूंगा मशीन के वाइब्रेशन से। एंड दैट unbalanced force is the main cause of vibration in machine, and that elasticity is the main cause of vibration within the material. So मैकेनिक सोम टोम डोम में से अलग अलग टर्मिनोलॉजी ली। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट अनबैलेंस नहीं रहना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट अनबैलेंस नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन इन मशीन हो जाएगा। और इलास्टिसिटी, क्योंकि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ये हर मटेरियल की, दैट इज फिजिकल, तो एवरी मटेरियल वाइब्रेट्स। तो यहां पर अब हमें समझ में आया कि व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एवरी फिजिकल मटेरियल, हर चीज जो भी एग्जिस्ट करती है दैट इज समहाउ मेड ऑफ सम मटेरियल। इलास्टिसिटी उसकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है, यानी एवरी मटेरियल वाइब्रेट्स। और मशीन की बात करूं तो दैट अनबैलेंस फोर्स इज द मेन कॉज ऑफ वाइब्रेशन। सो मैं अपने इस लेक्चर को इन 2 पॉइंट्स के साथ एंड करता हूं कि दैट वाइब्रेशन, एनी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन is termed as vibration, and the main cause of vibration is elasticity, and unbalanced force is the main cause of vibration in machines. So that's all for the definition of vibration and its cause. Thank you.